मैं कुमारी सिमरन भारती आप सभी को अपने चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं हिंदी के कुछ प्रश्नों के साथ आई हूँ। बच्चों, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं, इसलिए बच्चों ये टॉपिक आज का टॉपिक जो है, आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो बच्चों, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पंडित का स्त्रीलिंग है। पंडित का स्त्रीलिंग है। बताइए बच्चों, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए पांडित्य, ऑप्शन बी पंडिताई, ऑप्शन सी पंडिताइन और ऑप्शन डी पंडियानी। क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? मैं बताऊं बच्चों, पंडित में अगर आइन प्रत्यय जोड़ते हैं, आइन प्रत्यय, आइन, है ना, तो क्या बनता है? पंडिताइन। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पंडिताइन। यानी कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? पंडिताइन। क्लियर है? पढ़ूं मैं आगे? ओके। वाघ का स्त्रीलिंग, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ का स्त्रीलिंग है ऑप्शन ए वाघिनी, ऑप्शन बी बाघिन, ऑप्शन सी बाघिनी, ऑप्शन डी बाघी। चलिए बताइए बच्चों, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन, है ना, बाघ, है ना। बाघ में कौन प्रत्यय जुटा बच्चों? ई वाला प्रत्यय, दीर्घईन, है ना, ऐसा ये प्रत्यय जुटा तो बन गया क्या? वाघिन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पे ध्यान से। शत्रुओं को मारने के वाला के लिए उचित शब्द निम्नांकित में से कौन होगा, है ना। ये अनेक शब्दों से एक शब्द से संबंधित है बच्चों। शत्रुओं को मारने वाला के लिए उचित शब्द निम्नांकित में से कौन है ना। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी शत्रुघ्न, ऑप्शन सी शक्तिमान, ऑप्शन डी जितेंद्रिय। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? शत्रुओं को मारने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। क्लियर है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। अच्छा चलिए, अब युधिष्ठिर किसे कहते हैं भाई? तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। क्लियर है? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। शक्तिमान किसे कहते हैं बच्चों? जो शक्ति से पूर्ण हो, जो शक्ति से पूर्ण हो। क्लियर है? अच्छा, अगला ऑप्शन है बच्चों जितेंद्रिय, हैं? तो जितेंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है ना। अगर मेरी लिखावट आप लोग को पता नहीं चल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों मेरे बातों पर ध्यान दो, है ना। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? ओके। चलिए अब जो है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो संबंधित है, ये भी संबंधित है बच्चों अनेक शब्दों को एक शब्द से ही, है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, है ना। जिसकी प्रभा, है ना, चमक किसके समान हो? बिजली के समान हो ना। निम्नांकित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त होगा? कनक प्रभा, ऑप्शन ए है कनक प्रभा, ऑप्शन बी है निष्प्रभा, ऑप्शन सी है विद्युत प्रभ, ऑप्शन डी है दामिनी। बताइए क्या होगा? जिसकी प्रभा बिजली के समान हो। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत प्रभ, है ना। विद्युत प्रभ उसे कहते हैं बच्चों जिसकी प्रभा जो है बिजली के समान हो, है ना।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, है ना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देश और ऑप्शन डी विदेशज। पहले तो बताइए बच्चों व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद, जो कि चारों यहाँ दिया गया है ना। तो बताइए खून जो है, खून है ना, वो कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ये तत्सम तद्भव से बच्चों एक प्रश्न अवश्य रहता है प्रत्येक साल। किसी भी आप एग्जाम में जाओ, अगर वो हिंदी उसमें पूछा गया है तो आपका उससे वो शब्द से क्वेश्चन रहता है ना। तो ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है, ये प्रश्न भी शब्द से ही है ना। शब्द भंडार शब्द वाले टॉपिक से ही है। चलिए बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। बिल्कुल, खून जो है बच्चों वो हिंदी या संस्कृत की भाषा नहीं है, या कहें तो यूँ कहे तो बच्चों ये हमारे देश की ही भाषा नहीं है ना। ये खून जो है फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। क्लियर है? तो फारसी तो हमारे देश की भाषा है नहीं, है ना। तो ये खून जो है फारसी शब्द है। तो ये विदेशजा हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को पढ़िए और एक बार समझने का प्रयास करिए, है ना। उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे ही ओहा पोह में नहीं कि फटाफट हम देते हैं। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास कौन संज्ञा है? इस वाक्य में बच्चों कालिदास जो है कौन संज्ञा है? कालिदास कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक या ऑप्शन डी भाववाचक। बताइए शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। यहाँ पे ये जो कालिदास लिखा हुआ है वो कौन सा संज्ञा होगा? भाई बहुत सारे बच्चे व्यक्तिवाचक नीचे से एकदम लिख रहे हैं फटाफट। जी नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए यानी जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब तुम लोग पूछ रहे हो कि ये कैसे हो सकता है? कालिदास तो व्यक्ति का नाम है, लेकिन आप एक बार सेंटेंस के सेंस को समझो, है ना। शब्दों पर मत जाओ, उसके भावों को समझो, है ना। कहा जाता है ना शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा गया। बच्चों यहाँ पे कालिदास का तात्पर्य एक विद्वान पुरुष से है। समझ में आ रहा है ना? विद्वजन से है। समझ में आ रहा है ना? विद्वान पुरुष से है कालिदास का तात्पर्य, विद्वान से है ना। समझ में आ रहा? प्रकांड पंडित से है। यहाँ पे कालिदास का तात्पर्य किससे है? विद्वान से है, ना कि महाकवि कालिदास से, जिन्होंने रचना की रामायण की, उनसे नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? शेक्सपियर यहाँ पे जो कालिदास कहा गया है, ये कालिदास का अर्थ यहाँ पे है विद्वान, गुणी, है ना, प्रकांड पंडित। तो यहाँ पे इस सेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। कालिदास यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्लियर है? अच्छा बच्चों मैं एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग से पूछती हूँ, उसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा, है ना। नेताजी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। नेताजी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। इस वाक्य में बच्चों नेताजी कौन सी संज्ञा है? नेताजी कौन सी संज्ञा है? बताओ। नेताजी ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया। बताओ इसमें नेताजी कौन संज्ञा है? तुम लोग तो सोच रहे हो कि नेता लिखा हुआ तो कहीं जातिवाचक है। बिल्कुल नहीं,
यहाँ पे नेताजी भले लिखा हुआ है, लेकिन नेताजी से हम किसे संबोधित करते हैं? सुभाष चंद्र बोस को, है ना। तो यहाँ पे नेताजी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया? बस उसी सेंस में आप इस सेंटेंस को समझो, इसी सेंस में आप इस सेंटेंस को समझो, एक बार आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कालिदास क्यों कहा गया जातिवाचक, कालिदास को क्यों जातिवाचक कहा गया। क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ मैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है ना। निम्न में से कौन जो है बच्चों वो मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए है छनाक्षरी। अरे छनाक्षरी नहीं होता है जी, घनाक्षरी होता है, घनाक्षरी। ये गलत दिया हुआ ऑप्शन ना, घनाक्षरी है ना। चौपाई, मालती, मालती नहीं होता बच्चों, मालिनी होता है। क्या होता है? मालिनी। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए मात्रिक छंद कौन है बच्चों? घनाक्षरी, चौपाई या मालिनी, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, चौपाई, है ना। देखिए मैं आप लोग को पहले बता दूं कि छंद जो है बच्चों, छंद के टोटल 3 भेद होते हैं। छंद के टोटल कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन होते हैं? मात्रिक छंद सबसे पहला होता है बच्चों, मात्रिक छंद। दूसरा होता है वार्णिक छंद, है ना। और तीसरा होता है मुक्तक छंद। समझ में आया? तो यही पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मात्रिक छंद कौन है, ये वाला, है ना। ये जो है मात्रिक छंद कौन है, मात्रिक छंद कौन है। तो अब तो आप लोग बोलोगे कि मैम कैसे हम पहचानेंगे ये मात्रिक छंद है। बिल्कुल, ये तभी आप पहचानोगे जब आप छंद पढ़ोगे, है ना। तो मात्रिक छंद में होता क्या है बच्चों, वो जो भी काव्य दिया हुआ रहता है ना, उसमें मात्रा को काउंट करना रहता है, मात्रा को काउंट करना रहता है ना। तो वो मात्रिक छंद होता है। और जिसमें वर्ण को काउंट करना रहता है वो वार्णिक छंद होता है ना। और जिसमें ना वर्ण और ना मात्रा, दोनों में से किसी को काउंट नहीं करना रहता, किसी को नहीं गिनना रहता है, समझ में आ रहा है ना, वो मुक्तक छंद होता है। इसमें सिर्फ लाइन गिनाता है कि ये जो लाइन है 1 लाइन में लिखा हुआ है, 2 लाइन में या 6 लाइन में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो चौपाई जो है बच्चों वो मात्रिक छंद है। अच्छा मैं चौपाई का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ बच्चों। ये जो श्री गुरु चरण सरोज रज निज, यानी कि कहने का मतलब है जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनि जान के सुमरो को पवन कुमार, अवल बुद्धि विद्या देहु हरो कलेश विकार, है ना जी। और फिर जो नीचे लिखा हुआ उसके नीचे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बच्चों ये चौपाई छंद में लिखा हुआ है। किस छंद में लिखा हुआ है? चौपाई छंद में लिखा हुआ है। चौपाई छंद में बच्चों प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होते हैं। आप लोग इसको काउंट करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, यहाँ तक ये 16 आएगा। ये मात्रा कितना आएगा? 16 आएगा। इसमें मात्रा की संख्या 16 होगी, है ना। इसीलिए जो है ये चौपाई छंद है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, जो तुरंत सोचकर उत्तर दे, है ना। जो तुरंत सोचकर उत्तर दे फटाफट, भाई उसे क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या नाम दें? बताइए। जो तुरंत सोच करके उत्तर दे दे उसे क्या कहें? ऑप्शन ए दूरदर्शी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कुशाग्र बुद्धि, बिल्कुल नहीं, है ना। ऑप्शन सी प्रयुत्पन्नमति, है ना, प्रयुत्पन्नमति। ऑप्शन डी अग्रसोची। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्रयुत्पन्नमति। समझ में आया ना, एकदम तुरंत प्रयोग में ला दे, है ना, मतलब तुरंत फटाफट सोच करके जो है उत्तर दे दे। अब आप लोग कहिएगा दूरदर्शी किसे कहेंगे? तो भाई दूरदर्शी उसे कहेंगे जो दूर तक की सोचता है ना, जो दूर तक की सोच रखता है उसको दूरदर्शी कहेंगे, है ना। अच्छा कुशाग्र बुद्धि वाला यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला, है ना, तीव्र बुद्धि वाला, तीक्ष्ण नहीं तीव्र बुद्धि वाला, है ना। तीव्र बुद्धि मतलब एकदम जो उसको बोलते हैं ना, जिसका जो है दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है ना। अग्रसोची जो आगे की सोच रखता है उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं। क्लियर है?
चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी दिवारात्रि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैं कुछ देर पहले तत्सम और तद्भव के बारे में बता रही थी, अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा राइट। बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा, कान्हा, है ना। तद्भव किसे कहते हैं भाई? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, है ना। तो कृष्ण है जो तत्सम है, अगर इसको बिगाड़ दिए तभी तो कान्हा बन गया, है ना। तो कान्हा का तत्सम क्या होगा? कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण। क्लियर है। तो कृष्ण को बिगाड़ के हम लोग ने कान्हा कर दिया, है ना। या फिर किशन कर देते हैं हम लोग, किशन। किशन भी जो है बच्चों वो कृष्ण का ही तद्भव है। क्लियर है। बाकी कृष्ण तो खुद तत्सम शब्द है, अग्नि भी तत्सम शब्द है ना। दिवारात्रि भी तत्सम शब्द है, ठीक है ना। अग्नि का क्या होगा बच्चों? आग होगा, अग्नि का आग होगा। दिवारात्रि का क्या होता है? दिवारात होता है ना। दिवारात्रि का मतलब क्या होता है जी, आप लोग को पता है? उस दिन की रात, है ना। अगर हम लोग को किसी रात की घटना के बारे में बताना रहता है तो हम डायरेक्ट नहीं कहते हैं उस रात, है ना। कह सकते हैं ना दिवारात्रि, मतलब उस दिन का जो रात हुआ था, है ना। अरे भाई हर दिन का रात होता है, हर रात की सुबह होती है ना, हर सुबह की शाम होती है। क्लियर है। चलिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? ये भी बहुत सिंपल सवाल है, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं का समाहार, है ना। बताओ ये कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व और ऑप्शन डी द्विगु। जल्दी बताओ आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दिग्गु, है ना। दिग्गु समास। त्रिभुज जो है बच्चों वो दिग्गु समास है ना। संख्यावाचक विशेषण, इसमें प्रथम पद जो होता है, पहला पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो त्रि का मतलब होता है तीन, है ना, तीन भुजाओं का समाहार, तो बन गया दिग्गु। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, इनमें से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन है ना। निम्नलिखित में से कौन जो है बच्चों बहुव्रीहि समास है? ऑप्शन ए आंख फोड़वा, ऑप्शन बी अठन्नी, ऑप्शन सी पीताम्बर, ऑप्शन डी गौरी शंकर। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, है ना। बहुव्रीहि समास कह रहा है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पीताम्बर होगा, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर? पीताम्बर होगा। अब देखिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, है ना। वे समास जिनके ना तो उत्तर पद प्रधान होते हैं और ना ही प्रथम पद प्रधान होते हैं, किंतु समस्त पद किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, है ना। तो देखिए पीताम्बर का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो इसका पता है क्या होगा? पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। अब बता दो, अंबर का मतलब यहाँ कपड़ा होता है ना। अब बता दो पीला है जिसका अंबर यानी कि जिसका कपड़ा पीला है उसे क्या कहते हैं? पीताम्बर। अर्थात कौन जी? विष्णु। अर्थात क्या होंगे? विष्णु। तो ये बहुव्रीहि है ना। ना इसमें बच्चों पीला मायने रखता है ना अंबर मायने रखता है ना। लेकिन ये समस्त पद किनको कहा जा रहा है? किसी तीसरे यानी कि विष्णु की ओर ये इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है बच्चों? विष्णु की ओर ये इशारा कर रहा है ना। तो इसीलिए क्या कहा जाएगा? बहुव्रीहि, है ना। अब बात आती है अखपोड़वा की, तो अखपोड़वा बच्चों एक कर्म तत्पुरुष है ना। आंख फोड़वा आंख को फोड़ने वाला, ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है ये? तत्पुरुष। क्लियर है। अठन्नी है आठ आनों का समाहार, अभी बताएं संख्यावाचक क्या आ जाएगा जी? दिग्गु आ जाएगा।
गौरी शंकर, यानी गौरी और शंकर, ये क्या आ जाएगा जी? द्वंद्व आ जाएगा, है ना, द्वंद्व आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 12, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है अतरंग का? ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी शुद्ध, ऑप्शन सी शुष्क और ऑप्शन डी सुप्त। बच्चों ये इसका तो राइट आंसर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, लेकिन आप लोग जान जाओ कि अतरंग का जो है ना, राइट आंसर क्या हो सकता है। बच्चों अतरंग का जो है विपरीतार्थक शब्द यानी राइट आंसर जो है वही रंग होगा। क्या होगा? वही रंग। क्लियर है ना? अतरंग और बहिरंग, है ना, यानी कि अंतरंग का मतलब अंदरूनी भाग है ना, अंदरूनी हिस्सा। बहिरंग का मतलब बाहरी अंग, बाहरी हिस्सा, है ना। अब देखिए यहाँ पे तरल है बच्चों, तो तरल का तो भाई विलोम ठोस होता है, आता है ना। शुद्ध का अशुद्ध होता है? शुष्क का आर्द्र होता है, ये तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े। सुप्त का जागृत होता है ना। यानी कि अंतरंग का जो राइट आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा था। फिर भी हम लोग को सीखना है बच्चों, है ना। क्या नहीं दिया है क्या दिया इससे मतलब नहीं है, हम लोग को सीखना है। तो अतरंग का राइट आंसर क्या होगा? वही रंग होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। व्योमकेश, है ना, व्योमकेश किसका पर्यायवाची है? व्योमकेश। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी शिव। बताइए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? व्योमकेश किन्हें कहा जाता है? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी व्योमकेश किन्हें कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है ना, शंकर को कहा जाता है व्योमकेश। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और इंद्र, इन तीनों को लगता है मैं पिछले बार भी बताई थी, इस बार भी बता देती हूँ। हर बार मैं दो अलग बताऊंगी ताकि आप लोग को जो है अच्छे से याद रहे, है ना। 2 से 4, 4 से 8 हो जाए। चलिए इस बार मैं ब्रह्मा का कुछ अलग बताती हूँ। निर्माता, ब्रह्मा को क्या कहा जाता है बच्चों? निर्माता, है ना। पितामह, कमलासन। आप लोग को पता है कि ब्रह्मा जी किनके पति हैं? ब्रह्मा जी सरस्वती माता के पति हैं, है ना। चलिए विष्णु का पर्यायवाची बच्चों गोविंद। अभी हम लोग पढ़े एक पीताम्बर, पढ़े हैं ना। अभी पिछले अभी अभी 2-3 प्रश्न पीछे पढ़े हैं। पीताम्बर, पीताम्बर। इंद्र का देवराज, है ना, पुरंदर। क्लियर है? अमरेश। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कमल शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद करिए। कमल का वर्ण विच्छेद, भाई ये तो बहुत ईजी है। क, पहले इसमें हलंत लगाएंगे, है ना। आप लोग पहले चारों ऑप्शन देख लो एक बार, उसके बाद मैं बताऊंगी। मैं शुरू में नहीं बताऊंगी क्योंकि इतना इजी प्रश्न है कि ये नर्सरी और एलकेजी के बच्चे ये बनाते हैं। जब आप लोग ये नहीं बनाओगे तो फिर क्या फ़ायदा इतना ऊपर आने का। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। कैसे होगा देखो, मैं तो देख करके जज कर दी, आप लोग बताओ। अब देखो यहाँ पे क, तो क से पहले आ निकालेंगे, है ना। फिर माँ से फिर आ को निकालेंगे। और ला से फिर किसको निकालेंगे? आ को निकालेंगे। और आ निकलेगा हलंत लगेगा, ये तो हम सभी जानते हैं। आ निकलेगा हलंत लगेगा, है ना। पहले व्यंजन था, व्यंजन के बाद वो जैसे ही उससे स्वर निकलेगा वो वर्ण बन जाएगा, है ना। फिर सबको जोड़ देंगे, धन का फिर बीच में साइन कर देंगे। समझ में आ रहा है? कमल। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है? आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है ना? हम सभी जानते हैं बच्चों कि आप सर्वनाम है। यहाँ पे आप क्या है? सर्वनाम है। तो भाई सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? देखिए, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यम पुरुष, है ना? अब क्यों होगा ये मैं बताती हूँ, देख लो। पहले ये जान लो कि आप जो है बच्चों वो कौन सा सर्वनाम है? आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या? कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, है ना? है ना? अब देखो, पुरुषवाचक के तीन भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, है ना? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं बच्चों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसे हमें अलग नहीं समझना है कि ये पुरुष हैं और ये है, ये सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीनों भेद हैं, है ना? उत्तम पुरुष में बच्चों मैं, हम सब, हम लोग को रखा जाता है। उत्तम पुरुष में किसको रखा जाता है? मैं, हम सबको, है ना? मध्यम पुरुष में किसको रखा जाता है? तुम, आपको रखा जाता है। क्लियर है? अन्य पुरुष में किसे रखा जाता है? वह को, वे लोग को। क्लियर है? तो अब बताओ, यहीं पे ना आया तू और आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? आप क्या है? तो मध्यम पुरुष है ना? आप क्या है? मध्यम पुरुष है। अगर यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम रहता सबसे ऊपर में तो हम लोग फटाफट पुरुषवाचक सर्वनाम को टिक आउट करते करते कि नहीं करते? क्योंकि पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है ये सब, है ना? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे आप लोग पढ़ो ना अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, सेम हियर वैसे ही यहाँ भी है। ओके, जैसे वहाँ भी होता है फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई होता है। यहाँ भी उत्तम पुरुष में क्या है? मैं है। सेकंड पर्सन में यू होता है। यहाँ भी मध्यम पुरुष में यू है। थर्ड पर्सन में ही होता है, ही सी होता है। यहाँ भी अन्य पुरुष में वह, वे लोग, वे सब है ना? वहाँ भी पर्सनल प्रोनाउन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेम चीज़ वही है बच्चों। भाषा कुछ नहीं है, भाषा क्या है ना? रूपांतरण है ना? शब्दों का रूपांतरण ही भाषा है। बस मीनिंग तो सबका एक ही होता है, अर्थ एक ही है। क्लियर है? चलिए बच्चों, आज का बस 15 प्रश्न ही था। तो हम लोग अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, है ना? चलिए, तब तक के लिए बच्चों हरिओम।